नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट कंपनी के बीच हेल्थ एटीएम को लेकर एमओयू साइन हुआ है। ये हेल्थ एटीएम सचिवालय के साथ साथ प्रदेश भर के कई अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में इनका शुभारंभ किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। ये हेल्थ एटीएम कुछ ही मिनटों में शरीर की 17 जांच की जानकारी दे सकता है। खास बात यह है कि इसमें ब्लड से जुड़ी लगभग सारी जांच शामिल है। इसके साथ ही ईसीजी, ब्लड प्रेशर जैसी जांच भी इन एटीएम से कुछ ही मिनटों में की जा सकती हैं। पूरे देश के साथ ही देहरादून में भी आज ही भाजपा ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं धामी ने पार्टी का झंडा भी फहराया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। रुड़की में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तराखंड के 11,678 बूथों पर स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य ये है कि पार्टी में जो नए सदस्य जुड़े हैं उन लोगों को पार्टी के विकास और इतिहास की ठीक तरह से जानकारी दी जा सके। वहीं उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा तैयार रहती है। वहीं विधायक प्रदीप बन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। पार्टी स्थापना दिवस को हर साल धूमधाम से मनाएगी। पर आज हम सब लोगों ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया और सभी बूथों पर झंडा लहराने का कार्यक्रम आज था। मैं सोचता हूँ कि रुड़की के सभी 147 बूथों पर जो है झंडा लहराया गया और सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और सभी बूथों पर जाकर और बूथ की टीम, बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सभी जितनी संगठन की टीम है, सभी लोग जो है आज झंडे सब जगह लगा रहे हैं। एक माहौल बना है, भगवा सब तरफ लहरा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा सब तरफ लहरा है। और उसके अलावा आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार हमें सुनने को मिले, उन्होंने आज जो अपने वक्तव्य दिए, मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता में वो जोश भरते हैं और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बताते हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस स्थापना दिवस को हर वर्ष धूमधाम से मनाया करेगी, जोर शोर से मनाया करेगी। ऐसा आज हम लोगों ने संकल्प लिया और इस संकल्प को सिद्ध करेंगे आने वाले वर्षों में। हर वर्ष ये कार्यक्रम पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 11,667 बूथों पर आज पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के साथ जो नए लोग जुड़े हैं, अन्य दलों से कुछ लोग हमारी पार्टी में आए हैं और कुछ युवा जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी की है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की ठीक से जानकारी उनको हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। उसके साथ साथ जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने समय से काम करते लोग आ रहे हैं, जो हमारी नींव के पत्थर हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आज हमने किया है। उसमें मुख्य रूप से हमारे जो संगठनात्मक 19 जिले हैं, 19 के 19 जिलों में आज ऐसे नींव के पत्थर और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम हुआ और उसके साथ साथ कुछ लोग जो नहीं आ पाए उनको बूथों पर भी हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। पार्टी के इतिहास और विकास की ठीक से सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी हो सके, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रदेश में इस साल मौसम ने काफी कहर बरपाया है। बिगड़े मौसम की वजह से कई जगह ओलावृष्टि भी हुई तो बिन मौसम की बरसात ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। इन सब की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक की उन्होंने कृषि से जुड़े सभी अधिकारियों को किसानों के नुकसान की समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद आकलन में सामने आया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान इतना नहीं हुआ कि केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता मिले। बावजूद इसके कृषि विभाग किसानों को आर्थिक सहायता देने जा रहा है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में महानगर कांग्रेस ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का पुतला दहन किया है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मेयर सुनील उनियाल गामा का पुतला दहन कर उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि 4.5 सालों में कैसे उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की मजिस्ट्रियल या फिर विजिलेंस के जरिए जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और इसी के तहत आगामी 12 अप्रैल को कांग्रेस नगर निगम का घेराव करेगी। वहीं 13 अप्रैल को महानगर कांग्रेस देहरादून के सभी वार्ड्स में सुनील उनियाल गामा का पुतला दहन करेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने वाली मानसखंड झांकी को पहला स्थान मिला था। वहीं अब मानसखंड झांकी को पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। मानसखंड झांकी को 3 दिनों तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घुमाया जाएगा। उसके बाद झांकी दूसरे जिलों के लिए रवाना होगी। सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तराखंड राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में सब जगह की जनता इसका देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है। हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है। रामनगर में जिप्सी मालिकों और ड्राइवरों ने डीएफओ का पुतला फूंकते हुए सीताबनी पर्यटन जोन अनिश्चित काल तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीताबनी में पर्यटन गतिविधियां पहले की भांति संचालित किए जाने की मांग को लेकर कई दिनों तक धरना एवं प्रदर्शन किया गया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा का आरोप है कि रामनगर वन प्रभाग डीएफओ कुंदन कुमार द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन देते हुए उनका धरना समाप्त करा दिया गया। उनका आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर कुछ लोग डीएफओ से मिलने उनके कार्यालय में गए थे, लेकिन डीएफओ द्वारा बदसलूकी की गई और जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के तेवर और तीखे हो गए। उन्होंने कार्यालय में ही डीएफओ के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए डीएफओ का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीताबनी पर्यटन जोन में परमिट के नाम पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की जा रही है। डीएफओ की तानाशाही के चलते आज इस क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियां जहां एक ओर बाधित हो रही हैं, तो वहीं उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी गहराने लगा है। वहीं मामले में डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि इस जोन में नियमों के तहत पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सीताबनी टूरिज्म जोन में जो सफारी की गतिविधियां होती हैं उसका संचालन किया जाता है। उसमें जो हमारा सक्षम स्तर से जो स्वीकृति प्राप्त हुई है उसी के क्रम में इसका संचालन किया जा रहा है। चूँकि अभी इनके एसोसिएशन के कुछ लोग जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे, इनकी कुछ मांगें थी तो उस पर विचार किया गया है और ये जो इनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं एडवांस बुकिंग और इनको लेके, तो जो हमारा प्रस्ताव है ऑलरेडी इसको जो सीताबनी जोन को हम जल्दी ऑनलाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। रामनगर में पर्यटन सीजन को लेकर पेट्रोल पंप की जांच शुरू हो गई है। यहां शासन द्वारा जारी निर्देश के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पेट्रोल पंपों की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधा के तहत शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं हवा को लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कुछ पंपों पर अनियमितताएं मिली हैं। ऐसे सभी पंप स्वामियों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो संबंधित पंप मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो है शासन के निर्देशों के अनुसार आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए जो पेट्रोल पंप में जो मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, जैसे शुद्ध
पानी और हवा और जो है टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो है। हम सभी पंपों को चेक कर रहे हैं, जिसमें नहीं पाई जा रही है ये सुविधा, इनको 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते के बाद भी नहीं हो पाई तो उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। जहां हरिद्वार जिले से लेकर पूरे देश में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई, वहीं खानपुर में भी सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर हनुमान भक्ति का गुणगान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ में आहुति देकर किया गया। हनुमान जी के दर्शन के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह से ही यहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। साथ ही पुलिस और मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम मंदिर परिसर में किए गए। हनुमान भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। साथ ही जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। दोपहर को विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। तो वहीं श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के तत्वाधान में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान गणेश जी की 15 फुट की प्रतिमा के साथ उनके दोनों ओर उनकी सवारी चूहों ने भक्तों को खूब रिझाया। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तो हनुमान जी के भक्तों के साथ जमकर झूमे। राधा और कृष्ण भी भक्तों के रंग में मिलकर यात्रा में मौजूद भक्तों के साथ जमकर नाचे। साथ ही हनुमान जी के साथ भाइयों बांके बिहारी की रासलीला और भोलेनाथ के अघोरी रूप की झांकी भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। बालाजी महाराज के दरबार के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा शिशु मंदिर से शुरू होकर मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, काला ढूंगी रोड, जेल रोड, मुखानी चौराहा, हीरानगर चौराहा से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। और इस दौरान व्यवस्थापक महंत पूरन चंद्र पाठक, विधायक वंशीधर भगत, विधायक सुमित हृदय समेत तमाम भक्त मौजूद रहे। चलिए अब खबर चमोली से, जहां संजीवनी शिखर औली में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां भक्तों ने अखंड रामायण का पाठ किया। यहां पर हनुमान जी का पौराणिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कुछ देर उन्होंने यहां विश्राम किया था। यहां हर साल हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अखंड रामायण का पाठ करते हैं, जो 2 दिनों तक चलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 16 साल बाद शुरू हुए रैप्टर प्रोजेक्ट के तहत गिद्ध और चीलों की गणना की जा रही है। आपको बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन ने रैप्टर प्रजाति शिकारी पक्षी के संरक्षण में एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत WWF के साथ मिलकर की है, जिसमें शिकारी पक्षियों के संरक्षण और इनकी गणना का कार्य कॉर्बेट प्रशासन और WWF की संयुक्त टीम द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसमें विलुप्त होते शिकारी पक्षियों जैसे गिद्ध, चील, बाज, फाल्कन आदि की गणना 16 साल बाद की जा रही है। इससे पहले 2007 में गिद्धों और चीलों की गणना की गई थी। उस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गिद्ध और चीलों की संख्या 346 थी। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में 9 से ज्यादा प्रजाति के शिकारी पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें चमर गिद्ध, राजगिद्ध, काला गिद्ध, जटायु गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, रगड़ गिद्ध, देशी गिद्ध आदि हैं। ये भी बता दें कि रेडिएशन बढ़ते शहरीकरण और जंगल के क्षेत्र के कम होने जैसे कई कारणों से शिकारी पक्षी जैसे गिद्धों आदि की संख्या में काफी कमी आई है। गौरतलब है कि पक्षियों में शिकारी पक्षी जैसे गिद्धों की प्रजाति का प्रकृति संतुलन में बड़ा अहम रोल होता है। हालांकि इनकी संख्या तेजी से गिरी है। पूरे भारत में इनकी संख्या 3 से 4 हजार के करीब है। मेरा नाम सनी जोशी है। मैं सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ WWF इंडिया के रैप्टर कंजर्वेशन प्रोग्राम में। रैप्टर जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो कि मांस भक्षण करता है, यानी कि फ्लैश ईटिंग है, जिसमें कि ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स, इस तरीके की पक्षी आते हैं। WWF इंडिया जो है रैप्टर कंजर्वेशन प्रोग्राम पूरे इंडिया वाइज सन 2019 से कर रहा है। उत्तराखंड में रिसेंटली जो है रैप्टर्स के ऊपर काम हमने शुरू किया है। पिछले हफ्ते ही हम राजाजी नेशनल पार्क में रैप्टर सर्वे करके आए हैं और आज से कॉर्बेट में के अंदर हम गिद्धों और ईगल्स के ऊपर जो है एक रेकी सर्वे कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम में बढ़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो विलुप्त प्राय गिद्ध हैं और ईगल्स की स्पीशीज हैं
उनके पॉपुलेशन सेंसस, उनको क्या थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, उसके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हम 1 हफ्ते के लिए एक रेकी सर्वे करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट फाइनल करने के बाद सिस्टमैटिक प्रोग्राम चलेगा। 3 साल तक कम से कम जो है यहाँ पे सर्वे होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा शुरू होने को लेकर राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। एहतियात के तौर पर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लेने की व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही ऑक्सीजन और आईसीयू बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि सभी अस्पतालों को कोरोना से संबंधित एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेने की भी अपील की जा रही है। हमने कोविड को लेकर अपने जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सबको हमने एडवाइजरी जारी कर दी है कि पर्टिकुलर जैसे यात्रा सीजन भी शुरू होने वाला है तो थोड़ा सा भीड़ भी हरिद्वार में संभावित है। उसे देखते हुए कि कोई भी ऐसा पेशेंट या जो भी अगर है, अगर आपको लक्षण लग रहे हैं तो उसकी जांच कराएं, और अगर ऐसा लगता है कि इसे भर्ती की आवश्यकता है तो उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट करें। हमने जितने भी अपने हॉस्पिटल्स और प्राइवेट को देखते हुए हमने वहाँ ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और इनका सबका हमने डाटा मांग लिया है। सब अलर्ट पे हैं, सबको बोल दिया कि आप अलर्ट पे रहें, क्योंकि जैसे अभी फिलहाल केसेस बढ़े हैं कोविड के, हमारे जनपद में भी कुछ केसेस आने शुरू हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहां के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हरिद्वार में बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनावों में कांग्रेस की जीत हो सके इसके लिए प्रार्थना की। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हरिद्वार की जनता के लिए वो अच्छा काम करेंगे। वहीं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए, उनके द्वारा अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया गया। इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया जाएगा। ये आपके सामने है, हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। लोकसभा में कांग्रेस। पौड़ी तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुदामा सिंह रावत ने बताया कि एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी बेटी को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक शोषण करने के साथ ही किसी को ना बताने का दबाव देते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। राजस्व उपनिरीक्षक देवरानी ने बताया कि नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्व क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था कि एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति जो महेश कुमार नाम का, इसके द्वारा उसको भगाया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था, जिसमें मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है धारा 376, 366 क और 506 एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में किया गया है। मेडिकल परीक्षण से भी मेडिकल परीक्षण किया गया है लड़की का, और जिसमें भी उक्त मुकदमे की पुष्टि होती है, धाराओं की पुष्टि होती है। अभियुक्त को जो है राजस्व टीम में जो है गिरफ्तार कर जो है आज जो है उसको न्यायालय में पेश कर दी। मसूरी में नगर कांग्रेस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी वक्ताओं का कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई और उनको तत्काल सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, उससे बीजेपी सरकार की बौखलाहट देखने को मिलती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहर
कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार मसूरी में भी जनसभाएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए अनर्गल बयानबाजी के विरोध में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से 30 अप्रैल तक भाजपा सरकार के खिलाफ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और उसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।